Okay. So good evening, everyone. Myself Divyanshu here. Okay. So today we will be discussing more towards NDA मैथमेटिक्स, लेकिन उसके पहले हम एनडीए के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये एग्जाम कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके भी पहले थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि व्हाई यू गाइज शुड लिसन टू मी. ओके, तो एक बार और बता दो सभी की एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर. ठीक है. तो आई हैव मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इन वेरियस प्लेसेस, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, टू एनडीए एस्पिरेंट्स, सीडीएस एस्पिरेंट्स एंड almost all defense exams. And you can also see I have cleared multiple examinations here, and also I am pursuing MSc in mathematics. All right. So before starting this session, let me ask you all, why you want to join NDA? Anyone? हमें एनडीए एग्जाम क्यों निकाल के एनडीए क्यों ज्वाइन करना है? सबसे पहले ये क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में कि एनडीए क्यों जाना है. सत्यम, to serve the nation, okay, but you can serve the nation outside also, even if you are working somewhere in let's say corporate or somewhere else, you are serving the nation. Sir, but after 12 there is no way other than NDA to serve the nation, and But it is the best. after that Sir, you can pursue MBBS. NDA also you will not be directly serving. NDA you will be having 3 years of training. yes sir, but Directly service थोड़ी होगी. sir, but मतलब पक्का तो रहेगा ना कि सर्विस में जा ही सकते हैं. MBBS करने के बाद भी पक्का रहेगा. ठीक है, तो सर बट मुझे यही योर पसंद है. मोटिवेशन, यस योर मोटिवेशन इज ऑल्सो गुड, लेकिन एक क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में कि व्हाट इज दिस डिफेंस एग्जामिनेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम एनडीए एग्जाम के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके भी पहले हम डिफेंस एग्जाम्स के बारे में जानेंगे कि ये डिफेंस एग्जाम्स और डिफेंस में जाने का ये जो मेन मोटिवेशन है ये क्या होना चाहिए, है ना. तो सबसे पहले देयर इज नो अदर प्लेस वेयर यू विल बी हैविंग people under you at this young age where you like your one decision, ठीक है, will be dependent for someone's life. समझ आ रही है? यानी कि तुम्हारे एक डिसीजंस किसी एक की लाइफ और डेथ डिसाइड करेंगे. ये वाला लीडरशिप जो रोल है ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाला है. दिस जॉब इज फुल ऑफ एडवेंचर, दिस जॉब इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड दिस जॉब इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है क्या? यस सर. ठीक है, चलो बात करते हैं एनडीए एग्जाम की. तो एनडीए जैसे हम सभी को पता है, एनडीए क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी. कहां पे है एनडीए? पुणे. पुणे. पुणे में भी स्पेसिफिकली कहां पे? खड़गवासला. वेरी गुड. नेशनल डिफेंस एकेडमी. ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में हम कितने साल के लिए ट्रेनिंग करते हैं? 3 years. 3 year. ठीक है, और एनडीए इज द ओनली एकेडमी जहां पे तीनों जो तीनों फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस एक साथ ट्रेन होती हैं. यस और नो? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इज दैट क्लियर? यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ ट्रेन होती हैं. और एनडीए में सिलेक्शन कैसे होता है? एनडीए एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. ये बात सबको क्लियर है क्या? और एनडीए एग्जाम जो होता है, ठीक है, वो कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. तो सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम की बात करें, इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो इसमें इसका सिलेबस जो है उसके पहले हम जानते हैं कि द डे ऑफ एग्जाम कितने एग्जाम होंगे और कैसे तुम्हें उसे अपियर करना होगा. तो सबसे पहले वहां पे मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा. ठीक है, उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि गैट का एग्जाम होगा. तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का 2.5 hours का एग्जाम है, देन यू विल बी हैविंग गैट एग्जाम दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट ऑफ 2.5 hours. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं मैथ्स में? 120. और गैट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 150. इज दैट क्लियर? और जो टोटल एग्जाम है वो कितने नंबर का होता है? 900 मार्क्स का.
और व्हाट इज द जनरल कट ऑफ सत्यम? जनरली इसकी कट ऑफ कितनी होती है? Sir, around 300 to 350. अराउंड 300 टू 350। और इस बार तो शायद और भी कम गई है, एक्सपेक्टेड ऐसा कह रहे हैं कि शायद 300 से भी थोड़ा सा कम गई है ना? तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे थे इस बार? Sir, 450 है उसके आसपास है. 450, जो कि अच्छा स्कोर है, मतलब मेरिट आउट के कोई चांसेस नहीं है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन विच इज नॉट सो मच इजी टू क्लियर, है ना? Thank you, sir. ठीक है, तो लेकिन अभी दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, अभी तो शुरुआत है। अभी मेन जो आगे टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Yes, एनडीए sir. एग्जामिनेशन तो 8000 प्लस कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं, ठीक है? बट अल्टीमेटली एकेडमी 400 अराउंड 400 पहुंचते हैं। तो Yes, ये जो sir. 8000 से 400 का सफर है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। तो अभी Yes, बिल्कुल sir. खुश नहीं होना है, एंड यू हैव टू पुट योर बेस्ट, यू हैव टू कीप ऑन पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट। जैसे रिटन की प्रिपरेशन की, वैसे ही एसएसबी की भी प्रिपरेशन करनी है ना? Yes, sir. और एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो वर्क अपॉन योर सेल्फ, वर्क अपॉन योर डेली रूटीन, ठीक है? इंप्रूव योर बिहेवियर विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, और अपने आप को थोड़ा सा सोशली एक्सपोज करना है लिटिल बिट, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर एसएसबी प्रिपरेशन, ठीक है? जो कि बाकी प्रीवियस क्लासेस में तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आया होगा, और आई होप उससे काफी बेनिफिट भी मिला होगा, है ना? Yes, sir. चलो, तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस एनडीए एग्जाम, ठीक है? तो एनडीए एग्जाम में जैसे हमने देखा कि दो एग्जाम होते हैं बेसिकली, एक ही दिन में होते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, ठीक है? उसके बाद गैट का एग्जाम होता है। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, ठीक है? एंड गैट इज 600 मार्क्स। अब देखो, मैथमेटिक्स इज सिंगल सब्जेक्ट, लेकिन गैट में क्या एक ही सब्जेक्ट होता है क्या? गैट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? गैट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद साइंस, और साइंस में कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद देन यू हैव जीएस, जीएस में योर करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन यू ऑल्सो हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफेंस, डिफेंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। यस और नो? इसका मतलब मैथ्स अलोन अ सिंगल सब्जेक्ट विल गिव यू 300 मार्क्स, लेकिन गैट में तुम्हें 600 मार्क्स स्कोर करने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक 50% मार्क्स स्कोर करना इंग्लिश में बहुत ही ईजी होता है। और साइंस, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, यू कैन ऑल्सो स्कोर प्रीटी गुड मार्क्स इन साइंस। तो क्या हम बेसिकली यहां से कह सकते हैं एनडीए इज ऑल अबाउट, एनडीए इज लाइक मैथमेटिक्स मोस्टली? यस और नो सत्यम? व्हाट डिड यू फील इन Yes, अपियरिंग sir. दैट एग्जामिनेशन? अगर मैथ्स का एग्जाम अच्छा होता है तो एग्जाम क्लियर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 80% प्लस होते हैं क्या? Yes, sir. होते हैं. है ना? मैंने Yes, खुद sir. भी एनडीए 3 बार क्लियर किया है, यू कैन सी हियर, एंड every time I have just like scored very good marks in mathematics. I did not even prepare for GS, ठीक है? क्योंकि GS तो कभी भी प्रिपरेशन उसकी कंप्लीट नहीं हो सकती, बट मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने के बाद एक सर्टेन मार्क्स तो तुम्हें डेफिनेटली देगा। यस और नो? तो इस एग्जाम में हम बेसिकली हम आज किसकी बात करने वाले हैं? मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। यस और नो? आज हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और जितने भी डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एनडीए इज द ओनली एग्जामिनेशन वेयर मैथमेटिक्स प्लेज दैट मच इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप सीडीएस एग्जाम देखेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स का जितना रोल है उतना ही इंग्लिश का है, उतना ही जीएस का है, बट एनडीए में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि सेम डे तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, यू विल बी अपियरिंग फॉर 2 एग्जामिनेशंस, मैथमेटिक्स एंड गैट। तो पहला एग्जाम किसका है? मैथमेटिक्स का। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है, इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स यू हैव अपीयर्ड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके? आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, एंड यू नो दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी अप। यस और नो? बात समझ आ रही है? इफ योर कॉन्फिडेंस लेवल इज अप, तो गैट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता था कि मैथमेटिक्स अगर अच्छा नहीं जाता तो गलत हो सकते थे, बट यहां पे तुम्हारे सही होंगे। सो दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो
हेल्प्स यू स्कोर गुड मार्क्स इन गेट। तो यहां से हमें एक चीज समझ आई कि ये मैथमेटिक्स की जो 300 मार्क्स है और 120 क्वेश्चंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यस और नो? लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम 120 में से 120 अटेम्प्ट कर पाए? सत्यम, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड इन योर एग्जाम? सर 80 to 85, 85 80 to 85 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। Yes, sir. उसमें भी कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, है ना? तो Yes, योर sir, I स्कोर मस्ट think- बी अराउंड 150 प्लस, समवेयर Yes, sir. 150 रहा होगा, है ना? Yes, sir. इसका मतलब ये तो श्योर है कि 120 क्वेश्चंस किसी को अटेम्प्ट नहीं करने, ना ही 300 मार्क्स लाना फिजिबल है ना? तो यहाँ पे स्ट्रेटजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। लेकिन सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये मैथमेटिक्स का एग्जाम जो है, इसके प्रिपरेशन से पहले हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एक बात हम सभी को समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना इज नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज। यूपीएससी आपका मेंटल स्टेमिना और स्मार्टनेस भी चेक करता है ना? कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो टफ होंगे, जो डिफिकल्ट होंगे एग्जामिनेशन में, और वो जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाले गए हैं एग्जामिनेशन में सो दैट यू गेट इनटू पैनिक मोड। और वहां पे ऑफिसर्स का सिलेक्शन तुम्हारे सीडीएस एनडीए एग्जामिनेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। वहां से ही वो रियल जो जिसका मेंटल स्टेमिना अच्छा है, जो प्रेशर वाली सिचुएशन में काम एंड कूल रह के सही डिसीजन ले सकता है, वही आर्म फोर्सेस में अच्छा ऑफिसर बन सकता है। यस और नो? तो वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं, आप उनके साथ कैसा डील करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करना है। भले ही 5 या 6 मिनट लग जाए, क्या हमें उसे अटेम्प्ट करना है भले ही उसमें 5-6 मिनट या फिर 10 मिनट हम वेस्ट कर दें? व्हाट डू यू थिंक? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज सभी को आ रही है? आंचल, शामिनी? हाँ जी सर। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना सभी को? सो आई वुड एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस ऑल्सो। ठीक है, ये लाइव सेशन है, यूट्यूब रिकॉर्डिंग तो है नहीं, है ना? तो Yes, यहाँ sir. पे आई वुड एक्सपेक्ट योर रिस्पॉन्स ऑल्सो। ठीक है, तो क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट ही करना चाहिए, वेदर इट इज टेकिंग 10 मिनट्स, जहां पे आपके पास सिर्फ कितने मिनट्स हैं, 150 मिनट्स टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस? क्या हमें वहां पे टफ क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करना है? नहीं करना है? यस और नो? इसका मतलब one of the most important thing about this examination is to leave question, the art of leaving questions। ये जिसे समझ में आ गया वो एक एग्जाम को मास्टर करेगा। अब जैसे सत्यम ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस से पूछते हैं, क्या सत्यम तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा जहां पे तुमने उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो और वो नहीं बना हो और तुमने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया हो? Yes, लेट्स sir. से क्वेश्चन है, देन ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तुमने 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, Yes, sir. Integration के questions, definite इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस या फिर indefinite इंटीग्रेशन के अलावा दूसरे भी टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे हाँ, जिसको सर, तुमने थे। लीव किया। सर मतलब मैथमेटिक्स में कैलकुलस के जो क्वेश्चंस थे ना, जो मतलब बहुत ज्यादा आपका कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर जो जेई मतलब जेई लेवल के बेसिकली जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट बोलते हैं। क्वेश्चंस को तुमने लीव किया वहां पे यस सर, और मूव ऑन किया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर, जो एक है। बार में समझ आ रहे थे उनमें किया। एग्जैक्टली, क्योंकि ये कुछ इस तरह से डिवाइडेड होता है 30, 40 एंड 30। 30% क्वेश्चंस जो तुम्हारे होंगे वो काफी इजी साइड में होंगे, काफी इजी साइड में, और 40% क्वेश्चन जो होंगे वो मीडियम साइड के होंगे, यानी ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे ये सॉल्व हो जाएंगे। और 30% क्वेश्चंस ऐसे होंगे, नॉट ओनली इन एनडीए एग्जामिनेशन बट एनी अदर डिफेंस एग्जामिनेशन, 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो काफी हार्ड या डिफिकल्ट होंगे। तो क्या हमें ये 30% क्वेश्चन के लिए इन 70% क्वेश्चंस को वेस्ट करना चाहिए क्या? डेफिनेटली नहीं। इसीलिए इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है, हमें यह समझना पड़ेगा कि हाउ टू लीव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन रादर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, यस और नो, बट उस क्वेश्चन को लीव कैसे करना है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव अ डिफिकल्ट क्वेश्चन।
तो उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो इस सिलेबस को हम बहुत डिटेल में समझेंगे और डायरेक्टली मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है पूरा सिलेबस जो यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो एक तरफ से हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वेदर यू आर इन क्लास 11th या फिर तुम क्लास 12th में हो, ठीक है, चाहे तुम क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो, अभी तुम्हें इस पूरे सिलेबस को 11th और 12th की तरफ से नहीं देखना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक 11th क्लास का है या फिर ये 12th क्लास का है। यू हैव टू सी दिस होल सिलेबस एज एनडीए सिलेबस, ठीक है, जिसमें 11th के भी टॉपिक्स होंगे, 12th के भी टॉपिक्स होंगे। जैसे तुम्हारा लेट्स से ये जो कैलकुलस का पोर्शन है, थोड़ा सा कैलकुलस तुम्हारा 11th में है और थोड़ा सा कैलकुलस मतलब मोस्ट ऑफ द कैलकुलस तुम्हारा 12th में है। तो क्या हम कैलकुलस को 11th और 12th करके डिवाइड करके देखेंगे क्या, या फिर हम कैलकुलस को एज अ होल देखेंगे? ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन जहां पे 11th और 12th के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस एज अ होल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें माइंडसेट ये प्रिपेयर करना है कि इस सिलेबस को तुम्हें एज अ होल देखना है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस एक साथ देखना है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है क्या? यस और नो? ओके गुड। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अलजेब्रा है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और सबसे पहले हम अलजेब्रा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में कभी भी तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो दैट क्वेश्चन मस्ट बी कंटेनिंग समथिंग दैट रिक्वायर्स प्रायर नॉलेज। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या मुझे कोई बता सकता है ये क्वेश्चन किस टॉपिक का होगा? एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की तो होगी, एटलीस्ट 10th क्लास तक की तो होगी सभी को। कोई बता सकता है क्या ये किस टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ये सबको समझ आ रहा है क्या ये क्या ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का क्वेश्चन है? यस और नो? यस सर। है ना? लेकिन क्या इस टॉपिक को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इफ वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसका पावर कितना है, 2 है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ साइन थीटा। यस और नो? यस सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी पहले से, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ algebra. Yes or no? Can you see here quadratic equations? यानी कि हमें इस सिलेबस को कुछ इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि जो लेटर ऑन जो आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है। इसीलिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बिकॉज अलजेब्रा इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट डिफरेंट चैप्टर्स, इन ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू कम, चाहे वो कैलकुलस हो या फिर तुम्हारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो और एनी अदर चैप्टर। ठीक है, तो अलजेब्रा इज काइंड ऑफ बैकबोन और इट इज काइंड ऑफ अ टूल दैट यू रिक्वायर टू सॉल्व मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलो इसके टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? तो ये सेट हो गया, सेट वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स, तो ये सेट रिलेशंस। ठीक है, ये सेट रिलेशन हो गया जो कि 11th का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन लाइक लाइन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को की जब हम बात करेंगे तो हम रियल नंबर्स को या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग अलग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्लेन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जहां पे एक रियल प्लेन होगा और एक यहाँ पे आर्गन प्लेन होगा। यस और नो? उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, फिर बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स है जिसमें हम नंबर को डेसिमल फॉर्म को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन यू हैव एपी, जीपी एंड एचपी, दैट इज arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. Yes or no? Then you have quadratic equation with real coefficients. Real coefficients means 2x square plus 3x plus 1 is equals to 0. Let's say this is your equation, so this is called coefficient, so it should be real.
ठीक है, हमारे सिलेबस में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स ही है। ठीक है, उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफ्स। तो एक्चुअल में डायरेक्टली इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि ग्राफ से लीनियर इक्वेशन के लाइक यू हैव टू लाइक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो जितनी वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशन, तो इक्वेशन कैन बी सॉल्व। तो कभी भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगेन वही कि इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, है ना। उसके बाद परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो सिलेबस भी कितना सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ है। विदाउट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन यू कैन नॉट सॉल्व बाइनोमियल थ्योरम, and without permutation, combination and binomial theorem you cannot solve probability, which will come later on. Okay, then you have logarithm and their applications. तो logarithm और ये सब कोई भी एक individual chapter नहीं, इसको तुम एक tool की तरह मान सकते हो, that you need to know about logarithm to solve mathematics, especially for NDA. यहां तक सबको समझ आ रहा है क्या कि सबसे पहले हम अलजेब्रा को क्यों डिस्कस करते हैं, या फिर अलजेब्रा से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं? ये बात सबको समझ आ रही है क्या? क्या डायरेक्टली मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकता था? लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री में यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट क्वेश्चंस जहां पे तुम्हें अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होता है, या फिर तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो गिवन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अलजेब्रा, ठीक है, जो कि एक रॉ टॉपिक है जहां से तुम्हें एक रफ आइडिया मिलेगा दैट यहां से तुम्हें टूल्स मिलेंगे बेसिकली जो हेल्प करेंगे फर्दर टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए। ये बात सबको समझ आ रही है क्या? यस और नो? तो लेट अस मूव टू डिफरेंट टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कई बार लोगों को लगता है दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। रेज योर हैंड जिसको पहले लगता था कि दैट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। हाउ मेनी ऑफ यू thought that this is the part of algebra? सबको पता था क्या that this is a different topic? Okay, so this is not the part of algebra. Okay, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक इंडिविजुअल टॉपिक है जहां पे हम अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट साथ में क्यों दिया है? ये तो अलग अलग टॉपिक्स हो गए। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि इनका इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। इनसे मोस्टली जो भी क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चंस आर इंटरलिंक्ड। लाइक अगर तुम्हारे पास मैट्रिसेस का क्वेश्चन है तो वहां पे डिटर्मिनेंट के भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस होंगे, ओके, और अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो हो सकता है मैट्रिसेस के भी एप्लीकेशन होंगे। उसका एक प्राइम एग्जांपल तुम्हें मैं दिखाता हूं यहीं पे सिलेबस में। फॉर एग्जांपल लास्ट जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस सॉल्यूशंस of a system of linear equation in 2 or 3 unknowns by Cramer's rule. Unknowns means variable, ठीक है, by Cramer's rule और by matrix method, ठीक है। तो Cramer's rule क्या होता है? This is nothing but determinant rule. इसको हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज मैट्रिक्स मेथड, यानी कि एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, वेदर इट इज फ्रॉम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मेथड। इसका मतलब बोथ आर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड, यस और नो। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसी मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है, दैट यू हैव अ मैट्रिक्स लेट्स से ए, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यानी कि तुम्हें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, तो एनडीए का एग्जाम देने से पहले सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। लेट्स से ये एनडीए का तुम्हारा मैथमेटिक्स का एग्जाम, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन पेपर पता होने के लिए सिलेबस तो पता होना चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए। ऐसे ही तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा पहले क्या, मैट्रिक्स, उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड, इसीलिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक साथ दिया है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस बोथ आर सेम, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम देखेंगे कि मैट्रिसेस किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर लेट्स से इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल इसके एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1 2 एंड 3, सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस मैट्रिक्स, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस हम देखेंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, कि इस मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस डिफाइंड, ठीक है, जिसको हम इनवर्स फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस आल्सो,
ठीक है। उसके बाद अगेन जिसकी बात कर रहा था मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हम साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। बात सबको समझ आ रही है क्या? उसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट एंड इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का क्यों फाइंड करने के लिए बोला है? बिकॉज एडजॉइंट या फिर इनवर्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, सॉरी इनवर्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, तो ये हमने देख लिया, क्रेमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड। तो दिस इज योर सिलेबस फॉर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो यहां से हमें की पॉइंट्स पकड़ने हैं, एग्जैक्टली एम्फेसिस किस पे कर रहा है ये सबसे ज्यादा, इसमें इसने प्रेशर किस चीज पे दिया है। जैसे इसने स्पेशली लिखा है यहाँ पे क्रेमर्स रूल मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री, लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स का तो कभी भी पूछेगा नहीं, ठीक है, 3 वेरिएबल्स का ही हमेशा पूछेगा। तो इसने यहाँ पे एम्फेसिस किया, यानी कि हमेशा like you see previous year questions, you will always find questions from this particular topic. So that is why like knowing about syllabus is one of the most important tasks you should do before starting your preparation. तो हमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में इसीलिए अच्छे से पता होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है क्या? तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, देन यू हैव ट्रिग्नोमेट्री, द क्वीन ऑफ दिस सिलेबस। यहाँ पे तुम्हें फ्री के मार्क्स मिलेंगे, इजी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा स्ट्रेस बस्टर का भी काम करेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। पर्सनली मेरे लिए तो हमेशा था ये स्ट्रेस बस्टर, बिकॉज जहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, किस तरफ जा रहा है, वैसे ही जैसे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दिखेंगे यू विल फील मोर कंफर्टेबल। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके मैं तुम्हें 2-3 रीजन बताता हूँ व्हाई यू शुड नॉट लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फर्स्ट वन इज दिस इज वेरी स्कोरिंग इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, तुम्हें सारे फॉर्मूले बिल्कुल टाइम पे याद आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला टाइम पे आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद। उसके बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन कैलकुलस। तो यू विल फाइंड कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कैलकुलस में भी कई बार बहुत ज्यादा यूज होती है, या फिर डिटर्मिनेंट में भी कई बार। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक लेट से बोल दूं कि यू हैव अ मैट्रिक्स ए, लेट से कॉस थीटा या फिर कॉस अल्फा, साइन बीटा एंड साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। और एक पर्टिकुलर यहाँ पे मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे दूं जहां से तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, उसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है। अब ये तो है मैट्रिक्स का इक्वेशन, बट इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। सो अगेन ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द टूल दैट यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ फर्दर टॉपिक्स, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? अलजेब्रा के बारे में देखा। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। अभी यहाँ पे सोच रहे होगे कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्री से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सो यू विल फोकस मोर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। और लेट से मैंने बोला कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑल्दो इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 10 to 11 क्वेश्चंस जनरली आते हैं। अगर मैंने बोला कि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, देन योर फोकस विल रिड्यूस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में। तो इस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें यू नीड टू फोकस मोर ऑन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस, कंप्लीटिंग होल सिलेबस। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट सिलेबस करना है। उसके बाद हम लेटर पार्ट में डिसाइड करेंगे एग्जाम से 2-3 महीने पहले की व्हाट इज, या फिर 1-2 महीने पहले की व्हाट इज मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। तो किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है या फिर किस पे कम फोकस करना है, कहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होने के चांसेस हैं, है ना। तो ये बात का पार्ट है। लेकिन अभी याद रखना है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है एनी हाउ। यू डोंट नीड टू लीव एनी पर्टिकुलर टॉपिक। जहां से वो कम भी स्कोरिंग है ज्यादा स्कोरिंग है उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक तो सबने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ठीक है। लेट्स से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन। लेट्स से एक ट्राइंगल है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, 90 डिग्री यहाँ पे है। दिस ट्राइंगल इज लेट्स से ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल सी इज 30 डिग्री।
Okay. Now can you tell me the value of tan A? Quick. Fast. tan A की वैल्यू बता सकते हो क्या? For that you just need 10th up to 10th क्लास तक की नॉलेज. अरे काफी बेसिक क्वेश्चन है. फास्ट. एनीवन? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड? रेज योर हैंड. आप में से कितने मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं? Shamini, okay. So you must be aware about this particular thing. Shamini, what will be the answer of this tan A? This is a triangle A, B and C, 90 degree at B. So what will be the value of tan A? Okay, so it is a very basic question. देखो, NDA जैसे मैंने पहले बताया, NDA is not only about how much you know. It is not only of your knowledge test. ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बट ऑल्सो इट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्मार्टनेस, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल स्टेमिना एंड ऑल. अब जैसे यहाँ पे मैंने एंगल सी की वैल्यू दी 30 डिग्री एंड पूछा क्या tan A. हालांकि ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टिल जैसे मैंने एंगल सी की वैल्यू कितनी दी 30 डिग्री और पूछा क्या tan A. बट इन एग्जामिनेशन हॉल समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज अ क्वेश्चन जिसका लास्ट पार्ट, एंड पार्ट ये पर्टिकुलर चीज है जहां पे तुम्हें tan A फाइंड करना है. ठीक है, तो जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, tan 30 डिग्री that is 1/√3. But इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? If this is 30 degree, this is 90 degree, so this will be 60 degree and tan 60 degree will be √3. तो मेरे बताने का पर्पस ये है that this particular examination is not only the test of your knowledge but also the test of your smartness. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इस स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे कि that your resources क्या होने चाहिए और रिसोर्सेस को किस तरह से मैनेज करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. क्यों डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में? स्पेशली बिकॉज दिस टेस्ट इज नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज, ठीक है, बट आप एग्जाम में कैसे अपियर करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, दैट आल्सो बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 2D एंड 3D. ठीक है, 2D एंड 3D. तो 2D में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल. तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल से ही पूछे जाते हैं. उसके बाद जो टॉपिक है पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला. पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, these three topics आर लाइक एक एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, है ना, और काफी बेसिक है इसको कंप्लीट करना भी, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल. और अगर हम 3D की बात करें तो 3D में लाइक यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी. तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी, या फिर कभी कभी एक्सिस पूछ लेगा. ठीक है, तो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. तो यानी कि ये जो 3 क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट इजिली सॉल्वेबल, बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट इंफेसिस किस पे होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल पे. ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. उसके बाद हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे. उसमें हम कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करेंगे. उसके बाद प्लेन के बारे में बात करेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एक लाइन और एक फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लाइन. ठीक है, ये इस प्लेन को चीरते हुए इधर से निकल रही है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन? ओके, एंड व्हाट इज the angle between two different planes, for let's say these are two different planes, तो ये आपस में किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे इंफेसिस करके लिखा हुआ है. और लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर. अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये स्फीयर है ये कहीं पे भी 11th या 12th के सिलेबस में नहीं है.
ना ही 11th में, ना ही 12th में, ठीक है। बट यहाँ पे ये एनडीए में इसने मेंशन कर रखा है, बट ये बहुत ही बेसिक है। तो मैंने जब एग्जाम में अपियर किया था तो स्फीयर से क्वेश्चन आया था, दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर दैट स्फीयर इज आल्सो इन द सिलेबस, बट वहां पे मैंने गेस किया था कि जब 2 डायमेंशन होता है उसमें 2 एक्सिस यूज करते हैं, यहाँ पे 3 एक्सिस यूज करेंगे, तो सेम फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ये ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लकीली दैट वाज करेक्ट, बट बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर कंप्लीटली अबाउट सिलेबस, वहां पे ये क्वेश्चन मे बी दैट वाज अ चांस कि गलत हो सकता था, ठीक है। दैट इज व्हाई knowing about syllabus is something which is very important. Yes or no? So ये 2D और 3D हो गया, ये भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। कितना रखता है दैट इज नॉट लाइक अभी का ये डिमांड नहीं है। अभी तुम्हें ये नहीं जानना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी योर फोकस शुड बी टू कंप्लीट द कंप्लीट सिलेबस, होल सिलेबस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 2D एंड 3D, ठीक है। ये 2D और 3D हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस भी जो है, कैलकुलस इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। लेकिन ये इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम जिसकी भी बात कर रहे होंगे, हम हमेशा एक फंक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे। किसको सॉल्व कर रहे होंगे? एक फंक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे। यस और नो? तो उसके पहले हमें क्या जानना पड़ेगा एक फंक्शन के बारे में, व्हाट इज अ फंक्शन, है ना। तो यानी कि कैलकुलस पढ़ने से पहले हमारा टॉपिक क्या होगा? फंक्शन। बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि अगर हम फंक्शन के बारे में हमें नहीं पता है लेट से, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं लेट से दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। ये एक मॉड्यूलस फंक्शन होता है। मॉड्यूलस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दैट इट कन्वर्ट्स, जो भी इसके अंदर होता है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट से x की वैल्यू लेस देन 5 है, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये ओपन कैसे होगा? माइनस साइन के साथ ओपन होगा, so that it becomes positive. Modulus of -5 will become 5. Modulus of 7 will remain 7 only. Modulus की एक खास बात होती है कि whatever comes inside will go positive. For example यहीं पे अगर x की वैल्यू more than 5 है तो it will open x minus 5 क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। Unless we don't know the properties of this modulus function, how are we able to solve question related to modulus function? Yes or no? इसलिए हमें मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पहले पता होना चाहिए, मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग कैलकुलस वी विल बी कवरिंग फंक्शन। तो कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले फंक्शन को कवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे चीजों को। डिफरेंशिएट करना मीन्स फाइंडिंग दी टेंजेंट और फाइंडिंग द स्लोप फॉर अ वेरी स्मॉल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लोप है, तो इस पर्टिकुलर लेट्स से एक कर्व है कोई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका क्या स्लोप होगा? दैट इज tan थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो ये मोस्टली हम डिफरेंशियल कैलकुलस में डिस्कस कर रहे होंगे। यस और नो? तो इसमें देखो फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक है, बट इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड बेसिकली ये फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज फंक्शन की नॉलेज के बिना यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व कैलकुलस के क्वेश्चंस। बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यहां तक जिसको समझ आ रहा है रेज योर हैंड। ओके, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद यू हैव लिमिट्स, देन यू हैव लिमिट्स, ओके, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो इसको बेसिकली हम एलसीडी बोल सकते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, और यू विल सी whether this function is differentiable or not any particular point. इसके ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशंस देखेंगे इसके डेरिवेटिव के। दैट लेट्स से ये कोई साइन का फंक्शन है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका ग्राफ, इसका जो टेंजेंट है वो 0 क्यों होगा, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट क्यों आ रहा है? सो दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन और ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव, सम प्रोडक्ट, इसके कुछ जो हमारे पास लाइक कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर लेट्स से 2 फंक्शन एडिशन में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनका एक साथ हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इस तरह से बहुत सारे इसके रूल्स हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। यू भी एक पर्टिकुलर बहुत फेमस इसका रूल होता है जिसको हम चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। उससे कई सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग
जो प्रोसेस हो सकती थी वो इससे इजीली सॉल्व हो जाती है. देन यू विल बी हैविंग like then you will be having application of derivative, one of the most important type, like one of the most important topic. इसको हम AOD भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहां पे हम मोस्टली मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि तुम्हें डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए, और डेरिवेटिव की नॉलेज होने से पहले फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, डेरिवेटिव, देन यू हैव application of derivative, so everything is interlinked. So it becomes very important कि हम किस रूट को फॉलो करते हैं. सिलेबस कंप्लीट करते हुए हमें किस रूट को फॉलो करना है. अगर हम डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि फंक्शन की नॉलेज नहीं है, हमें डेरिवेटिव की नॉलेज नहीं है. इसी तरह से हम अलजेब्रा पढ़े हुए किसी और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो अलजेब्रा के जो एप्लीकेशंस है वो उस चैप्टर पर, उस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज हो रहे होंगे, वहां पे हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. यस और नो. तो सिलेबस, कंप्लीटिंग सिलेबस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये बात समझ आ रही है क्या सबको? किस ऑर्डर में हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अभी हम कैलकुलस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस. नाउ देयर कम्स इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो इंटीग्रल कैलकुलस और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इसको यू कैन से द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस बोथ. ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों का एप्लीकेशन आ जाता है. ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के इंटीग्रेशंस होते हैं. एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. तो पहले हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, उसके बाद हम डेफिनेट की तरफ जाएंगे. ठीक है, देयर आर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इंटीग्रल कैलकुलस. देयर यू कैन सी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस. यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने मेंशन कर रखा है दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो गोइंग टू बी यूज्ड इन इंटीग्रल कैलकुलस. तो अगर यू डोंट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इंटीग्रेशंस. यस और नो. ठीक है, देन यू हैव डेफिनेट ऑर्डर, डिग्री, एंड यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हो गया. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एरिया अंडर द कर्व और एरिया रीजन, एरिया ऑफ प्लेन बाउंडेड बाय कर्व्स. इसको एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं, AUC, है ना. तो एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, मैक्सिमम मिनिमम, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस. तो एरिया अंडर द कर्व इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. यस और नो. So this calculus goes this particular way, that function, then you have differential calculus, then you have integral calculus. If you don't have knowledge of differential calculus, then you cannot complete integral calculus. So this order matters. This order becomes very important. अब for example मैं directly integral calculus start करता हूँ या फिर let's say differential equation start करता हूँ, then what will happen? You will not be able to solve this question because you don't have prior knowledge of tools that are important to solve this particular topic. अभी होगा क्या, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी और यहाँ पे हम प्रिपरेशन वहीं पे छोड़ देंगे. तो ऑर्डर मैटर्स. ठीक है, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड वेरी इजी टॉपिक. वेक्टर अलजेब्रा हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, वेक्टर एक्चुअल में जो फिजिक्स में वेक्टर यूज होता है दैट इज मैथमेटिकल टर्म. ठीक है, वेक्टर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन है, बिकॉज फिजिक्स इज नथिंग बट the conversion of your formulas in mathematical form. फिजिक्स को एक्सप्रेस करने का फॉर्म ही मैथमेटिक्स है ना. तो वेक्टर अलजेब्रा इज आल्सो यू हैव सीन इन फिजिक्स. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी टॉपिक है और काफी स्कोरिंग टॉपिक है. वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशंस. तो 2 डायमेंशन में वेक्टर, फॉर एग्जांपल आई कैप, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट इज it shows the direction of x axis. J cap, it shows the direction of y axis, and k cap, it shows the direction of z axis. It is 3-dimensional, then 2-dimensional, magnitude and direction. So magnitude is nothing but the numerical value, and direction gives you like यहाँ पे ये जो I cap, J cap, K cap, this shows the direction. ठीक है, डायरेक्शन है तभी तो वो वेक्टर है. यूनिट एंड नल वेक्टर. यूनिट वेक्टर, दिस I cap, J cap, K cap is unit vector. Null vector means you have magnitude 0, but that is not, you have magnitude 0. ठीक है, magnitude 0 है but direction still है वहां पे. ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय अ फोर्स, जहां पे यू मस्ट हैव सीन दिस फार्मूला, W is equals to F dot S.
this dot is nothing but scalar product of two vectors, force and displacement both are vectors. तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है, वर्क डन, ठीक है. उसके बाद यू हैव ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन. अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक लेट्स से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन ए टू बी है, दैट इज ए बी वेक्टर, ठीक है. इसके ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को मोड़ करके एक सर्कल भी बना सकता हूं, उस सर्कल की इक्वेशन में वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर, दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है. एंड यू हैव ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेक्टर, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, सो दिस इज द टॉपिक दैट आई विल नेवर से टू लीव, बिकॉज ये काफी स्कोरिंग और काफी इजी टॉपिक है. स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक है. इग्नोर्ड क्यों है? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स स्पेशली, ये किसी से भी लिंक नहीं है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक इटसेल्फ. और उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा पीएनसी एंड बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक. बट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी समटाइम्स इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए एंड इट हैज बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर इन योर सिलेक्शन. तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अभी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, दैट यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट. अभी हमारा प्राइम फोकस क्या होना चाहिए कि अभी हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है. बात सबको समझ आ रही है? और कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे. तो स्टैटिस्टिक्स हो गया. स्टैटिस्टिक्स में यू हैव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, लाइक यू हैव क्लासेस, ठीक है. You have frequency distribution, cumulative frequency. Frequency means how many times that particular data is coming. ठीक है. उसके बाद graphical representation है, histogram, pie chart, ठीक है. Polygon की तरफ से भी हम represent करते हैं उसको, pie chart की तरह भी represent करते हैं, ठीक है. Central tendency जिसमें एक circle में like you represent 60 degree of this particular like 270 degree, इस तरह से represent करते हैं, ठीक है. उसके बाद you have mean, median and mode, variance, standard deviation, determination and comparison, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. तो ये लास्ट के ये जो दोनों टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. वेरिएशन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी में लाइक बेसिक तो सभी को पता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बने, ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट नॉट टू लीव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इवन दो यू लाइक एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां पे तुम्हें लगेगा यू हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ देते हैं, रहने देते हैं. अच्छा स्कोर हम वैसे ही कर सकते हैं उस टॉपिक से, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब होता क्या है, अब आगे डिस्कस करते हैं. बुक एंड स्टडी मटेरियल से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में वो सबको जाननी चाहिए, एंड दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 120. एवरीबॉडी नोस, ओके. अगर 120 पर्टिकुलर क्वेश्चन है एंड 300 मार्क्स का है, ठीक है, यानी 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन. लेकिन उसके बाद भी इसका जो इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है मैथमेटिक्स का, दैट इज नॉट मोर देन 75, और दीज डेज इट इज इवन लेस देन 75, 65 के आसपास इसका इंडिविजुअल कट ऑफ जा रहा है. तो व्हाट इज द रीजन कि इतने 300 में से 120 क्वेश्चन में से अगर फॉर एग्जांपल आप 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो 100 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए जस्ट बाय कंप्लीटिंग दिस, लाइक सिर्फ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए, एंड यू विल गेट अराउंड 2.5 आवर्स, दैट इज 150 मिनट्स. तो क्या 150 मिनट में 40 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकते? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज कि यहाँ पे जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली उस पर्टिकुलर प्रेशर में यू विल लूज योर काम एंड कूल नेचर, ठीक है. वहां पे आप कामनेस, अपनी कूलनेस वहां पे छोड़ देंगे, और वहां पे दैट विल हैम्पर टू दोज क्वेश्चंस जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, दैट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर द मोमेंट एंड स्विच टू अदर क्वेश्चन. और इसी के लिए सिलेबस कंप्लीट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस, लेट्स से आपने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, यू कुड हैव सॉल्व्ड देम लाइक इवन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम टाइम में ही आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे.
यानी 10 मिनट में आप ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 25 मार्क्स जस्ट इन 10 मिनट्स, बट जस्ट बिकॉज यू हैव लेफ्ट दीज टॉपिक्स तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। और फॉर एग्जांपल जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया है, लेट्स से वेक्टर अलजेब्रा, वहां से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे तो बिल्कुल ही यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये वाला तो गया, है ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट, so one of the most important thing that you should focus or you should keep in your mind is that you have to complete the whole syllabus no matter what. This is not the time to think about the important topics और कहां से हमें करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट्स इट। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन इसकी करनी कैसे। अभी तक हमने सिलेबस के बारे में जाना, और सिलेबस के बारे में जानना वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, और कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी मटेरियल बुक्स की पढ़ेंगे कहां से, यस और नो। तो सबसे पहले जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक या फिर जो बेसिक स्टडी मटेरियल है जहां से यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज एनसीईआरटी बुक्स। Just take 11th, 12th NCERT books, complete these books question to question, एक एक क्वेश्चन इसके कंप्लीट करना है, डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इसके छोड़ना नहीं है, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इतना तगड़ा हो जाएगा एनसीईआरटी सॉल्व करके कि सिली मिस्टेक्स जो होती है, सिली मिस्टेक्स या फिर जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत नहीं होंगे। दैट I can guarantee you just like by completing NCERT books, you will be able to clear the cutoff if you have done NCERT books very well. But क्या हमें NCERT books पे रुक जाना है क्या? बिल्कुल नहीं। After completing NCERT books, you directly switch to previous year questions. इससे दो बेनिफिट है। सबसे पहले NCERT books के बाद when you will see previous year questions, definitely you will face little bit problem in certain questions. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो यू विल बी एबल टू सॉल्व, इजी क्वेश्चंस होंगे, तो यहां से तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हमें आइडिया लगता है कि हाउ वी शुड अप्रोच दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, या फिर इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कंटिन्यू रखनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो तो इनफाइनाइट है, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ना चालू कर दो, कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। You will have hundreds of books of mathematics, ठीक है, कितना भी पढ़ो, you will always feel that there is a scarcity, ठीक है, there is a incomplete like your syllabus is not complete or your practice is not complete, but previous year questions will give you idea कि कहां तक complete करना है और किस level तक हमें prepare करना है मैथमेटिक्स को। So that is why it becomes very important to at least have a look of previous year questions after NCERT books। लेकिन for example जस्ट टेक एग्जांपल कि अगर कोई लेट्स से मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, उसके लिए तो फिर भी ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स तो वो कर ही रहा है 11th 12th में, देन ही विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड एंड ही इज एलिजिबल फॉर एनडीए एंड ही वांट्स टू जॉइन एनडीए, तो एनसीईआरटी बुक्स कर लिया उसने। आफ्टर दैट देयर इज अ आरएस अग्रवाल, ठीक है, आरएस अग्रवाल की एक बुक आती है, ठीक है, आरएस अग्रवाल सर की एक बुक आती है, दैट कंटेन्स वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो यहां से होगा क्या, एक अच्छा बेस कंप्लीट हो जाएगा और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यस और नो। तो अगर हम बुक्स की अभी तक हम बात करें तो एनसीईआरटी बुक्स, देन यू हैव प्रीवियस ईयर बुक्स, ठीक है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, या फिर किसी भी पब्लिकेशन की लास्ट 15-16 ईयर्स की इनफ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो एनसीईआरटी बुक हो गई। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक एटलीस्ट 15 ईयर्स मस्ट, एटलीस्ट 15 ईयर्स की तो मस्ट है। उसके बाद इफ यू फील दैट यू आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड या फिर तुम्हें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है सॉल्व करने में, देन यू कैन रेफर आरएस अग्रवाल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर डूइंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स, अगर आपने 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं
और एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, आरएस अग्रवाल भी कर ली है, उसके बाद प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस, सेकंड मॉक। दिस इज समथिंग जिसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं। विदाउट अपियरिंग फॉर मॉक टेस्ट यू कैन नेवर लाइक एक्सेल दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में यू हैव प्रेशर ऑफ 2.5 आवर्स की टाइम खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बिल्ड योर रिफ्लेक्सेस कि एटलीस्ट एग्जामिनेशन में जब हम बैठेंगे तो वहां पे हमारे रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होने चाहिए, हमने प्रैक्टिस इतनी कर ली होनी चाहिए पहले कि वहां पे लाइक यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर इसको लीव करके दूसरे क्वेश्चन में जंप करना है। एंड ये रिफ्लेक्सेस कहां से आएंगे? दैट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, अब प्रैक्टिस कहां से करनी है? क्या हमें 50-60 बुक सॉल्व कर लेनी है क्या मैथ्स की? बिल्कुल नहीं। These three resources, solve these three resources minimum twice, 2 times. कभी भी ऐसे रिसोर्सेस को हमें रेफर करना ही नहीं है जिसको हम कभी भी रिवाइज नहीं कर सकें। Yes or no? If we are not going to revise that particular book, या फिर हम उस बुक को या फिर उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं करने वाले हैं, then we are not going to solve that particular book. हमें एटलीस्ट ये सारे रिसोर्सेस 3 बार कंप्लीट करने हैं। और अगर आपने 2 टाइम्स तो मिनिमम करना है, उसके बाद रिवीजन करने के लिए 3rd टाइम भी आप कर सकते हैं, और 3rd टाइम में बहुत कम टाइम लगेगा, बिकॉज देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो आपको पता है कि दैट दीज आर वेरी सिंपल, तो आपने मार्क कर रखा है कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5, 11, 17 दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, तो इनको आप वापस से देख सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स यूज, है ना, कॉन्सेप्ट्स इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं और इनको हम और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व, स्पेंड मोर टाइम विद अ क्वेश्चन, ठीक है, रेदर मूविंग टू डिफरेंट रिसोर्स। लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको आप सोचिए कि इसे और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्पेंड मोर टाइम विद पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन योर एनडीए एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पे कई बार ऐसा होगा दैट you will not be able to solve a particular question with a like let's say standard method or some particular method. वहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बन के एक अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है क्या? तो स्टडी मटेरियल शुड बी वेरी लिमिटेड, वेरी कन्फाइंड। ठीक है, बहुत लिमिटेड होना चाहिए। एनसीईआरटी जिसमें मस्ट होनी चाहिए, एनसीईआरटी तो 11th एंड 12th की मस्ट है, उसको सॉल्व करना एटलीस्ट 2 टाइम्स। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आरएस अग्रवाल अगेन इट इज कंडीशनल, इफ यू आर लाइक लैकिंग इन प्रैक्टिस और आपके बेसिक्स थोड़ा सा लाइक टाइम लग रहा है आपको सिंपल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में, देन यू कैन रेफर आरएस अग्रवाल। देन अदरवाइज प्रैक्टिस मोर एंड मोर थ्रू मॉक टेस्ट। अब जैसे मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल 120 क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट में ऑब्वियसली बात है 120 क्वेश्चंस होंगे। अब 120 में से लेट्स से हमने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, 50 में से कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, बाकी के बचे हुए जो 70 क्वेश्चंस है जिनको हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, दोस क्वेश्चन शुड नॉट बी लेफ्ट। मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद वो क्वेश्चन, दैट दोस क्वेश्चन शुड बिकम योर स्टडी मटेरियल। तो मैथमेटिक्स में स्टडी मटेरियल इज नॉट दैट कॉन्सेप्ट बुक या फिर कोई भी पर्टिकुलर बुक या फिर कहीं की भी नोट्स। स्टडी मटेरियल इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, क्योंकि हर चीज क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ भी समझाना है, फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाना है स्ट्रेट लाइन का, मैंने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझाया, देन हाउ विल यू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? आप इसको रिवाइज कैसे करेंगे? मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दूंगा, दैट क्वेश्चन विल बी इनफ टू मेक यू मेमोराइज कंप्लीट थ्योरी बिहाइंड इट। तो मैथमेटिक्स में बेस्ट थिंग इज टू प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल शुड बी वेरी लिमिटेड एंड कन्फाइंड, और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना है। और मॉक टेस्ट से यू विल बी गेटिंग न्यू क्वेश्चंस एवरी टाइम। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? अब हम अप्रोच की बात करते हैं कि किसी भी हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, लेट्स से, ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? पहली बार में, फर्स्ट टाइम, देन should you go to solve this particular question second time also? उसको वापस से सॉल्व करने के लिए हमें कब आना है? ठीक है, तो अब अगर हम अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले लाइक लेट्स से यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मेक योर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मॉड्यूलस फंक्शन का एग्जांपल दिया, लेट्स से दूसरे फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक सिंपल एक पैराबोला है, ठीक है, एक फंक्शन है लेट्स से, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी है, ठीक है। अनलेस यू आर नॉट अवेयर अबाउट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, फंक्शन, ठीक है, या फिर वो एक्स एक्सिस के नीचे क्यों नहीं आ रहा है, वाई इट इज नॉट कमिंग बिलो द एक्स एक्सिस, या फिर वो इनफाइनाइट पे क्यों जा रहा है, ठीक है, वाई इट इज एग्जैक्टली टचिंग दिस पॉइंट ओरिजिन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इसका मिनिमम पॉइंट क्यों है, या फिर वाई दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज लाइक सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, बोथ द साइड्स ऑफ दिस वाई एक्सिस, जैसा इस तरफ जा रहा है वैसे इस तरफ जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जब आप इस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर ग्राफ, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। अनलेस यू आर नॉट गुड इन कॉन्सेप्ट, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देता हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, कि फॉर एग्जांपल यू हैव ए बी सी डी, you have four let's say alphabets. How many words you can make using these four alphabets, with or without meaning? तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि लेट्स से मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता कि इसमें से कितने बना सकते हैं, फिर कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार ए बी सी डी लिखेंगे, फिर उसके बाद ए सी बी डी लिखेंगे, उसके बाद ए डी बी सी, तो दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो सिर्फ ए से ही है, उसके बाद बी से चालू होगा, सी से चालू होगा, डी से चालू होगा। But if you know that this can be solved easily using this particular way, that ये चार चीजें हैं, यहाँ पे चार में से कोई एक आ सकता है, 4 into 3 into 2 into 1, तो आंसर विल बी 24। तो क्या 24 इसको लिखना इज फिजिबल, और डायरेक्टली सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड और कॉन्सेप्ट इज फिजिबल। अब ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लाइक थ्योरम, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा, देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या फिर सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉन्सेप्ट। तो अप्रोच की जब हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट। कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम वट एवर सोर्सेज यू हैव। आई वुड सजेस्ट टेकिंग गाइडेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं जो खुद से पढ़ सकते हैं। दिस इज नॉट कहानी और स्टोरीज ऑफ हिंदी और इंग्लिश कि आपने पढ़ा और समझ गए। यू नीड गाइडेंस। तो आप जिस भी कोचिंग में हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पे भी हैं, टेक प्रॉपर गाइडेंस एंड कंप्लीट एंड हैव कमांड्स, हैव गुड कमांड्स ओवर कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टीचर और बोर्ड में पढ़ा रहा है, ठीक है। नाउ दिस टीचर इज सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू आर लुकिंग एट हिम एंड यू थॉट दैट अच्छा इजी तो है, एंड उसके जो मेथड्स हैं वो आपको समझ आ गया वहां पे पर्टिकुलर टाइम में, और आपने उसको कॉपी कर लिया नोटबुक में, एंड यू आर हैप्पी दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो क्या इससे सिलेक्शन हो सकता है क्या? इससे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तभी होगा व्हेन यू विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, और आप उसमें चेंज करेंगे कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं ऐसा होता फिर हम कैसे सॉल्व करते, या फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं, या फिर थोड़ा सा और कुछ चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज इन योर साइड। यहाँ पे टीचर का रोल नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा रोल, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर थिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मेरे टीचिंग करियर में बहुत सेम क्लास में किसी का एनडीए क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी रैंक आ रही है, किसी का एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, दोनों तो सेम रिसोर्सेस और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सेम टीचर है। तो दिस इज पर्टिकुलर थिंग दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो सेकंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्विंग क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आपको कितना भी इजीली और अच्छे तरीके से समझ आ गया है, बट क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, मल्टीपल मेथड्स। यू हैव टू थिंक कि इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज मोस्टली पीपल इग्नोर इट, या फिर इसको इग्नोर करते हैं, या फिर दे डोंट इवन बॉदर अबाउट इट, ठीक है, कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बट क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व होंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चंस की। थर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम आगे भी हम बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। एंड फोर्थ इज मॉक टेस्ट। बिलीव मी, इफ यू हैव फॉलोड दीज पर्टिकुलर थिंग्स, अगर ये 4 की 4 आपने फॉलो कर ली, यू विल नॉट ओनली क्लियर दिस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो विथ गुड मार्क्स। ठीक है, 300 में से 150 स्कोर करना, दैट इज 50%, और 50%, 90% लोग इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। 90%, इनफैक्ट आई थिंक 95% लोग इससे कम स्कोर करते हैं 150 मार्क्स से। ठीक है, तो जस्ट बाय डूइंग दीज 4 थिंग्स और डेडिकेटेड हार्ड वर्क और मोटिवेशन तो खैर काम नहीं आता है, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। इफ यू हैव हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड यू हैव कंप्लीटेड दीज पर्टिकुलर टास्क, 4 टास्क, तो यू कैन इजिली स्कोर 150 मार्क्स। ठीक है, सो दिस शुड बी योर अप्रोच फ्रॉम द डे 1, जब से आपने प्रिपरेशन की है, टिल योर एग्जामिनेशन, ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन? एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कब करनी चाहिए? ये जो आइडियल टाइम है, इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, उसको ये प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए, या फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने, हाउ मेनी आवर्स, एक दिन में कितने घंटे पढ़ने से ये एग्जाम क्लियर होता है। ये बहुत सारे लाइक कैंडिडेट्स का ये डाउट होता है। तो आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ कैंडिडेट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन इज जब वो 11th क्लास में है और 12th में मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, और 11th क्लास में भी, लाइक इफ यू आर अवेयर अबाउट एनडीए एग्जामिनेशन एंड यू आर इन 10th क्लास, and if you are aware about NDA examination, don't need to prepare specially for NDA examination, but you can solve previous year questions of those topics जो आपने 11th class में cover कर लिए हैं। But the ideal time is 11th class। आप 11th class में हैं या फिर 11th class से shift हो रहे हैं 12th class में, because 12th is the first attempt जहां पे आप appearing एक पहला attempt दे सकते हैं। ठीक है, so this is the ideal time for a candidate to prepare for NDA examination। ठीक है, और ये जो आइडियल टाइम है प्रिपेयर करने का, इसमें यू हैव टू हैव दिस पर्टिकुलर अप्रोच फॉर एनडीए एग्जाम। ठीक है, ये अप्रोच के साथ इस पर्टिकुलर टाइम में जिसने भी प्रिपरेशन की है, ही और शी विल बी एबल टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, और दूसरा है कितने घंटे पढ़ने से ये एग्जाम क्लियर होता है। तो लाइक पर्सनली आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिस पे आपको पढ़ना चाहिए। देयर शुड बी टास्क बेस्ड स्टडी। टास्क इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू किया एंड यू हैव डिसाइडेड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट इज एनसीईआरटी, आपने उसके साथ साथ ही सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी भी हो गई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस में कमी है, थोड़ा सा स्पीड कम आ रही है, तो हमने आरएस अग्रवाल भी कर ली। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो दीज आर द टास्क। तो टास्क आपको डिसाइड करना है कि एक दिन में आज मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आज मुझे एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टास्क बेस्ड स्टडी होना चाहिए, एंड यू शुड हैव प्लान एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। अभी से लेके 2 महीने का एक प्लान रेडी होना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो हैव अ वीकली प्लान एंड डेली प्लान। वो आपको अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे, या फिर जहां से भी आप गाइडेंस ले रहे हैं उनके मतलब मार्गदर्शन से आप इसको बना सकते हैं अपना, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। हो सकता है कोई एक दिन में 50 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है और उसको अच्छे से समझ भी सकता है, बट देयर इज अनदर पर्सन जो एक दिन में 10 क्वेश्चन ही समझ पा रहा है। बट नथिंग टू वरी, यू गो विथ योर ओन स्पीड। ठीक है, यू डोंट जस्ट कॉपी अनदर पर्सन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो doesn't matter how much time you are taking, just take that time and clear your concept first। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, डायरेक्टली जंपिंग टू these steps is not going to help। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद से मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, जब तक वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जब तक वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है सारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है अपने मेंटर से या फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि वहां पे आप अपने तरीके से उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट, खैर मॉक टेस्ट का तो अभी बहुत रोल नहीं है, बट जस्ट 1 or 2 months बिफोर योर एग्जाम इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। तो योर टास्क बेस्ड स्टडी इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर लाइक यू थिंक कि कितने पर्टिकुलर घंटे हमें देने चाहिए एक दिन में, तो आइडियली यू शुड एटलीस्ट डेडिकेट 3 to 4 hours। इतने तो दिन देने ही चाहिए एक दिन में एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। इफ यू हैव मोर देन 1 year ऑफ टाइम, अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो एटलीस्ट 3 to 4 hours, अदरवाइज 5 से 6 घंटे। और
टाइम तो जितना देंगे उतना ही अच्छा स्कोर आएगा, है ना। सो दिस शुड बी योर आइडियल टाइम एंड आइडियल ड्यूरेशन फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है? सी, यूपीएससी हैज अ फिक्स पैटर्न, यूपीएससी हैज अ फिक्स पैटर्न, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किसने बनाए हैं? यूपीएससी ने बनाए हैं। तो इफ यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू समहाउ कैच द क्रक्स और समहाउ कैच कि यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता कैसे। और आपने अगर एक बार यूपीएससी को समझ लिया ना तो एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो पहला एडवांटेज हो गया कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और या फिर लाइक जनरली किस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने उसमें इजी क्वेश्चंस हैं, कितने मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन मेक योर स्ट्रेटेजी कि मुझे पहले 1 घंटे में लेट्स से 2.5 आवर्स है। अब ये स्ट्रेटेजी सबकी अलग हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, दैट इज माई स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं क्या करता था कि पहले 1 घंटे में मुझे कट ऑफ क्लियर करना है कुछ भी करके। मैथमेटिक्स वॉज गुड फॉर मी, और मैथमेटिक्स के ही दम पे मैं एनडीए का एग्जाम क्लियर करने जा रहा था। तो 1 आवर शुड बी कि जो मुझे कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करे, 1 या फिर 1.5 मैक्सिमम। और बाद के जो 1 या फिर 1.5 घंटे हैं उसमें मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जितने मैं कर सकता हूं, बिकॉज आई एम नाउ फ्री। मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो रहा है मैथ्स का, अब मैं जितने क्वेश्चन करना चाहूं कर सकता हूं। किसी का दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आई नीड टू प्ले सेफ, मुझे बस 40 या 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन मैथ्स बट आई विल बी एबल टू कवर अप इन गेट। देयर कैन बी अ पर्सन जिसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा कम अच्छी है and he needs to attempt more questions. किसी की एक्यूरेसी अच्छी है तो he will be able to get good marks even in 60 attempting 60 or 70 questions, ठीक है। तो that strategy becomes different, और ये strategy बनेगी कैसे? after analyzing previous year questions, ठीक है। तो ये तो पहला एक इसका एडवांटेज हो गया कि यूपीएससी का पैटर्न हमें समझ आ जाता है और हम उससे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज कि कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स में लिमिटेड है, ठीक है। देयर आर लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स बट एप्लीकेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इनफाइनाइट। आप इन कॉन्सेप्ट्स को कितने भी तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 2 + 2 = 4, ठीक है। एडिशन इज एडिंग ऑफ, लाइक एडिशन तो सबको पता है कि 2 नंबर को जोड़ना है तो ये 4 बना देगा, लेकिन मैं इस एडिशन को कितने तरीके से यूज कर सकता हूं। मैं इस एडिशन को ये इस तरीके से यूज कर सकता हूं, या फिर मैं अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक लेट्स से एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, x² + 2x + 1 = 0, ठीक है। मैं पूछ सकता हूं इसके रूट्स कौन कौन से हैं, या फिर मैं एक दूसरा इक्वेशन दे सकता हूं y² + लेट्स से ky + 1 = 0, बोल सकता हूं ये दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन इज इनफाइनाइट, कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड। तो यहां से हमें एप्लीकेशन समझ में आता है कि एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री जैसा टॉपिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यू हैव लाइक मल्टीपल फॉर्मूला, एक्चुअली फॉर्मूला तो बहुत लिमिटेड है बट एप्लीकेशन के बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री के जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें एक पैटर्न समझ आएगा कि अच्छा, इफ दिस सिचुएशन इज देयर वी हैव टू अप्रोच दिस वे, ओके। So your application part becomes very strong if you analyze previous year questions. And third, but not the least, is that your practice becomes very good. ठीक है, आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होती है। You are directly solving UPSC questions, ठीक है, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं that you are going to see in your real exam. तो your practice becomes very important. ठीक है, प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्यों डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू कैच दी कीवर्ड्स जो कि स्पेशली मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेंशन्ड है बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम को स्पेशली हमें पढ़ के जाना, ठीक है। बेस थ्योरम बिना पढ़े हम एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते, ठीक है। रैंडम वेरिएबल है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री, कंपोजिट इवेंट क्या होते हैं, यू शुड नो बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल। तो ये कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो बुक्स एंड स्टडी मटेरियल में भी अगर आप आर एस अग्रवाल रेफर नहीं करना चाहते, लाइक ये दोनों तो मस्ट है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू,
आप कोई स्टडी मटेरियल, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू एनी ऑफलाइन कोचिंग, वहां का स्टडी मटेरियल या फिर कुछ और रेफर कर सकते हैं, ठीक है, बट इट शुड बी लिमिटेड, कन्फाइंड, एंड यू हैव टू कंप्लीट इट ट्वाइस और थ्राइस, एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स इसको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, ठीक है, कुछ भी करके। एंड इफ यू नो कि अगर मैं इसको 2 या 3 बार कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, देन डोंट रेफर दैट पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल और बुक, ठीक है। यहाँ पे 5-6 बुक सॉल्व करके कुछ नहीं होना है, यहाँ पे ये 1-2 बुक मल्टीपल टाइम सॉल्व करके ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की अप्रोच कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग टू लाइक अपियर फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो तो प्योरली आप तुक्का लगाने के लिए जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। देन सॉल्विंग क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, इवन इफ यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है, सर ने सॉल्व कर दिया है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बट आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखें उसे, और मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल मेथड से उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। एग्जाम में यू हैव टाइम कंस्टेंट, बट वाइल प्रैक्टिसिंग यू डोंट हैव एनी टाइम कंस्टेंट, तो वहां पे यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर थ्रू लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो बट उनकी प्रैक्टिस ज्यादा हो। स्पेंड मोर टाइम विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करिए, उस पे अलग अलग तरीके से अप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डोंट गो दिस पर्टिकुलर एग्जाम विदाउट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट की रेलेवेंस अभी स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक टेस्ट से ही यू विल बिल्ड अप योर रिफ्लेक्सेस, जो कि एग्जाम के प्रेशर में आपको काफी हेल्पफुल होंगे। उसके बाद आइडियल टाइम टू प्रिपेयर, तो जो भी कैंडिडेट 11th-12th में है, तो ये तो काफी आइडियल टाइम है उनके लिए, स्पेशली जो 11th में एंटर कर रहे हैं 10th क्लास से, तो दे शुड नो एटलीस्ट द सिलेबस, और उसके हिसाब से उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। बट जो 11th से 12th में जा रहे हैं, उनको एक रिगरस पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, लाइक एक्सक्लूसिवली फॉर एनडीए। उसके बाद आर्स जो है, कोई देयर इज नो एनी आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, इससे कम तो लाइक इट वुड बी लिटिल हार्ड फॉर यू, ठीक है। उसके बाद लाइक ये हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज की हमने 2-3 इंपॉर्टेंस देखी कि यू विल नो द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, ठीक है। मैंने यूपीएससी के ऑलमोस्ट 8 से 10 एग्जाम्स, 8 से 10 बार एग्जाम्स में अपियर हुआ हूं, एंड विद माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी एंड यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने का तरीका कैसा है, यूपीएससी आपकी स्मार्टनेस कैसे चेक करती है, या फिर यूपीएससी आपका मेंटल स्टेमिना कैसे चेक करती है, ठीक है। यूपीएससी हाउ यूपीएससी चैलेंज यू इन एग्जामिनेशन हॉल कि यू गिव अप, ठीक है, एंड हाउ नॉट टू गिव अप इज बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद योर कॉन्सेप्ट विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन कैसे करना है उन कॉन्सेप्ट्स का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। उसके बाद प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ वी विल बी टेकिंग डिफरेंट डाउट्स, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं किसी इस पर्टिकुलर एग्जाम में, एंड बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैथमेटिक्स ओनली, बट इवन इफ यू हैव डाउट टू एनी अदर थिंग यू कैन आस्क, ठीक है, बट कोशिश करिए कि मैथमेटिक्स की तरफ ही मतलब अपने आप को कन्फाइंड रखना है। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस एग्जाम, स्पेशली मैथमेटिक्स, एनीवन, you can type your doubt, or else you can turn on your mic and ask directly. Anyone? No doubts? Okay, so even if you have any further doubt, तो आप डायरेक्टली इसमें ये YouTube पे जाएगा ये वीडियो, आप कमेंट में भी इसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारे Instagram पे भी आप पूछ सकते हैं डाउट्स, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। जय हिंद एवरीवन, see you in other class. जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।